The papers which you have to study in this semester 2 are microeconomics. Its paper code is ECB 201 and it is of 3 credit course. 3 credit course, it means that there will be 3 lectures per week. हफ्ते में आपकी 3 क्लासेस चलेंगी, 3 घंटे, 1 आवर की ईच क्लास होगी आपकी. तो जो फर्स्ट पेपर है दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैं उसे पढ़ाऊंगी. और इसके लिए बुक्स वगैरह जो आपने ऑलरेडी परचेस करके रखा होगा, चाहे HL आहूजा या ML झिंगन, दोज आर सफिशिएंट. इसके अलावा आप अदर बुक्स को भी रेफर कर सकते हैं, आर अवेलेबल इन योर लाइब्रेरी. और आप नेट पे उसको ऑनलाइन बुक्स को भी देख सकते हैं. So the syllabus of microeconomics. First unit is introduction. It includes economic agents, consumer, producer and government. पहला जो आपका आता है यूनिट 1 इंट्रोडक्शन जिसे हम बोलते हैं. इंट्रोडक्शन पार्ट में आपका आता है इकोनॉमिक एजेंट. एजेंट कौन होते हैं? जो कि इकोनॉमी के एक हिस्से, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं. जैसे इसमें आपका जाता है कंज्यूमर आता है जिसे हम उपभोक्ता बोलते हैं, प्रोड्यूसर आता है, उत्पादक हो जाते हैं, और सरकार. ये 3 इकोनॉमिक एजेंट को हमें इसमें देखना है. और अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स. हम इकोनॉमिक्स को किन किन रूप में हम स्टडी कर सकते हैं? तो देयर आर 2 अप्रोचेस हियर वी हैव डिस्कस्ड, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है व्यष्टि और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है समष्टि अर्थशास्त्र. समष्टि अर्थशास्त्र, ये 2 अप्रोचेस होते हैं, 2 धारणाएं हैं अर्थशास्त्र के अध्ययन की. Theory of consumer behavior. This is your second unit. In this unit, you have to study utility analysis, उपयोगिता विश्लेषण, concept and measurement, धारणा और इसकी माप. इसमें है आपका कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण, मान्यताएं assumptions, tools of cardinal utility analysis, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण की तकनीकें कौन कौन सी हैं, टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी, कुल एवं सीमांत उपयोगिता, लॉज ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण के नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, असमान सीमांत उपयोगिता का नियम या घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम, द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, सम सीमांत उपयोगिता नियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता का संतुलन, अ टू वे गुड केस, 2 वस्तुओं के संदर्भ में, डिराइवेशन ऑफ डिमांड कर्व फ्रॉम मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, मांग वक्र के द्वारा सीमांत उपयोगिता वक्र का निर्धारण, क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, गणनावाचक उपयोगिता सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन. क्रिटिकल इवैल्यूएशन मतलब होता है आलोचनात्मक मूल्यांकन, जिसमें आपको इसके अच्छाइयां भी देनी होंगी और जो कमियां हैं वो भी आपको इसे बतानी होंगी. ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जिसे हम बोलते हैं क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण, कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस, उपभोक्ता का अधिमान, एक्सियम और एजम्पशंस, मान्यताएं. फिर इसमें आपको देखना है इंडिफरेंस कर्व. इंडिफरेंस कर्व का मतलब होता है उदासीनता वक्र, हिंदी में इसे उदासीनता वक्र भी बोलते हैं, तटस्थता वक्र भी बोलते हैं और अनधिमान वक्र भी बोलते हैं.
इसकी मान्यताएं देखनी है, assumptions, प्रॉपर्टीज मतलब विशेषताएं देखनी है, इंडिफरेंस मैप उदासीनता मानचित्र, बजट लाइन बजट रेखा, डिटर्मिनेंट्स इसके निर्धारक, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम उपभोक्ता का संतुलन, इनकम इफेक्ट आय प्रभाव, इनकम कंजम्पशन कर्व, आय उपभोग वक्र। मेरी आवाज आ रही है ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. डिराइवेशन ऑफ एंजल कर्व, एंजल कर्व को निकालना या उसको प्रतिपादित करना, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्रतिस्थापन प्रभाव, हिक्स एंड स्लट्सकी मेथड, हिक्स और स्लट्सकी के विधियां, प्राइस इफेक्ट कीमत प्रभाव, प्राइस कंजम्पशन कर्व कीमत उपभोग वक्र, डिराइवेशन ऑफ डिमांड कर्व मांग वक्र को निकालना, ब्रेकिंग अप प्राइस इफेक्ट इनटू इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट को इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में विभाजित करना, कॉम्पनसेटिंग वेरिएशन एंड इक्विवेलेंट वेरिएशन इन इनकम, आय में क्षतिपूरक परिवर्तन के द्वारा उसको दिखाना, रिवील्ड प्रेफरेंस हाइपोथेसिस प्रकट अधिमान सिद्धांत मान्यताएं इसकी देखना है, assumptions, derivation of demand curve and indifference curve मतलब हम कैसे derive करेंगे, we will derive demand curve and indifference curve through revealed preference theory, features of special classes of utility function, कुछ अन्य प्रकार के भी उपयोगिता फंक्शंस फलन को हमें देखना है, जिसमें देखना है कॉब डगलस यूटिलिटी फंक्शन, द लियोनटिव यूटिलिटी फंक्शन एंड द CES constant elasticity of substitution, utility function, elasticity of demand, elasticity of demand आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर में, इसका कंसेप्ट देखना है, प्रकार क्या क्या होते हैं इसके, और प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इसका मेजरमेंट। तो ये आपका सेकेंड यूनिट है, इसमें से कुछ चीजें आपने पहले पढ़ी हुई हैं, जैसे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपने देखा हुआ है, कुछ चीजें हो सकती हैं कि आपके सिलेबस में यहाँ पे नहीं मिली, बुक में नहीं मिलेंगी, सिलेबस में तो है लेकिन आपकी जो बुक है उसमें नहीं मिलेंगी, तो वो मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगी। थियरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, उत्पादन और लागत के सिद्धांत, प्रोडक्शन फंक्शन इसमें देखना है, उत्पादन फलन, लॉज ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के सिद्धांत या नियम, पहला आता है इसमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, 3 स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के 3 चरण कौन कौन से होते हैं, रिटर्न्स टू अ फैक्टर, एक प्रतिसाधन के प्रतिफल, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के प्रतिफल का नियम, प्रोडक्शन विद 2 वेरिएबल इनपुट्स, 2 वेरिएबल इनपुट्स मतलब 2 उत्पत्ति साधन के द्वारा उत्पादन किस प्रकार से हम कर सकते हैं, तो इसमें आप पढ़ना है आइसोक्वेंट्स, पढ़ना है समोत्पाद वक्र, आइसोक्वेंट कर्व, स्लोप पढ़ना है इसका ढाल, प्रॉपर्टीज, आइसोक्वेंट मैप क्या होता है मतलब मानचित्र देखना है, समोत्पाद मानचित्र, आइसोकॉस्ट लाइन मतलब सम लागत रेखा, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम उत्पादक का संतुलन, एक्सपेंशन पाथ विस्तार पथ, the economic region of production आर्थिक उत्पादन की सीमा एंड रिज लाइंस रिज रेखा, द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट लागत की धारणा, ये भी आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अकाउंटिंग कॉस्ट देखा है, इकोनॉमिक कॉस्ट देखा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, प्राइवेट कॉस्ट, सोशल कॉस्ट, द कॉस्ट फंक्शन, द ट्रेडिशनल कॉस्ट थियोरी ये भी देख लिया है, शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व कैसा होता है ये भी देखा था, लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व कैसा होता है ये भी देखा था, मॉडर्न थियोरी ऑफ कॉस्ट आपने नहीं पढ़ा है, इसमें आपको ये भी देखना है, मॉडर्न थियोरी ऑफ कॉस्ट मतलब लागत की आधुनिक सिद्धांत, शॉर्ट रन कॉस्ट, लॉन्ग रन कॉस्ट, एल शिफ्ट स्केल कर्व। तो ये आपका पूरा सिलेबस है which is divided into 3 units.
So let's start with the first unit, which talks about the economic agents. So when we talk about economic agents, there are three types of agent we will talk here. First one is households और individuals, जिससे हम लोग कहते हैं हाउसहोल्ड मतलब होता है घरेलू क्षेत्र, और इंडिविजुअल्स मतलब होता है व्यक्तिगत रूप से हम कह सकते हैं कंज्यूमर्स। हाउस होल्ड सेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, कंज्यूमर जो होते हैं वो हाउस होल्ड सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, घरेलू क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा जो आता है वो होते हैं फर्म्स होती हैं। सेकेंड एजेंट जो आते हैं प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर यहाँ नहीं लिखा हुआ, प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स किसका हिस्सा होते हैं? दे आर पार्ट ऑफ फर्म्स और इंडस्ट्रीज का वो हिस्सा होते हैं। तो कंज्यूमर हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, तीसरा हो गया आपका गवर्नमेंट या सरकार हो गया। थ्री एजेंट्स के बारे में हमें यहाँ पे बात करना है। इसको हम लोग एक चार्ट के थ्रू, सर्कुलर फ्लो के द्वारा हम लोग देख सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड दिस थ्रू अ सर्कुलर फ्लो ऑफ 4 सेक्टर इकोनॉमी। ये आप लोग देख रहे हैं? यस मैम। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हाउस होल्ड दिख रहा है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में फर्म्स दिख रहा है, और गवर्नमेंट यहाँ पे दिख रहा है ऊपर, और नीचे बॉटम में दिख रहा है आपको फॉरेन नेशंस। जैसे दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की यदि बात की जाए, टू सेक्टर इकोनॉमी की यदि बात करते हैं, तो टू सेक्टर इकोनॉमी में कौन कौन से होंगे? तो हाउस होल्ड होगा वहां पे, और फर्म्स होंगे। हाउस होल्ड मतलब कंज्यूमर हो गए, और फर्म्स मतलब प्रोड्यूसर होंगे। तो वहां पे दो ही होंगे, प्रोड्यूसर होंगे और कंज्यूमर होंगे। यदि हम थ्री सेक्टर की इकोनॉमी की बात करते हैं, त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा कि देयर विल बी आल्सो गवर्नमेंट, वहां पे सरकार आ जाएगी। तो व्हेन वी इंक्लूड हाउसहोल्ड सेक्टर, फर्म्स एंड गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड द थ्री सेक्टर इकोनॉमी या त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था कहलाएगी। लेकिन ये क्लोज्ड इकोनॉमी कहलाएगी, बंद अर्थव्यवस्था कहलाएगी। इसका मतलब क्या? यदि सरकार है, उपभोक्ता है और उत्पादक हैं, तो ये तीनों आपस में जो ट्रांजैक्शन करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, वो आपकी क्लोज्ड इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन जनरली जो इकोनॉमीज होती हैं वो क्या होती हैं? दीज आर ओपन इकोनॉमीज। इंडिया की यदि बात करते हैं तो इंडिया इज अ 4 सेक्टर इकोनॉमी। यहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर भी है, कंज्यूमर्स तो है ही हैं, फर्म्स या प्रोड्यूसर्स हैं, गवर्नमेंट है, साथ ही साथ यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी होता है, फॉरेन नेशंस भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही होता है। तो फर्स्ट वी विल सी हाउस होल्ड और फर्म्स का कैसे इंटरेक्शन हो रहा है। हाउस होल्ड मतलब हो गया उपभोक्ता, यहाँ पे आप देख सकते हैं उपभोक्ता इसको लिख सकते हैं, और फर्म्स अब कह सकते हैं प्रोड्यूसर। मान लीजिए हाउस होल्ड आपका है और प्रोड्यूसर है, तो कैसे दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे? तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा, जैसे यदि कोई फर्म उत्पादन करना चाहती है, तो फर्म को उत्पादन के लिए क्या क्या चाहिए होगा? लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीनरी, बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। तो हाउस होल्ड सेक्टर इसको क्या प्रोवाइड करेगा? हाउस होल्ड सेक्टर फर्म्स को प्रोवाइड करता है, इनपुट प्रोवाइड करेगा। इनपुट मतलब क्या हो गया? उत्पत्ति के साधन। उत्पत्ति के साधन में क्या क्या हो सकता है? लैंड भी दे सकता है, लेबर भी दे सकता है, और कुछ मैनेजर भी यहाँ से निकल करके फर्म में जा सकते हैं। तो ये सारे जो उत्पत्ति के साधन होंगे, फर्म्स को कौन प्रोवाइड करेगा? तो फर्म्स को जो भी उत्पत्ति के साधन होंगे, फैक्टर इनपुट्स होंगे, ये प्रोवाइड किए जाएंगे हाउस होल्ड के द्वारा। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि एक जो है मरून लाइन यहाँ से जा रही है, मेरा कर्सर आप लोग को दिख रहा है? यस मैम। कर्सर आपका दिख रहा है फैक्टर इनपुट्स। तो यहाँ हाउस होल्ड से निकल करके जो उत्पत्ति के साधन है वो यहाँ जा रहे हैं, फर्म के पास में जा रहे हैं। फर्म क्या कर रही है? फर्म यहाँ से इसके बदले में क्या देगी? फर्म इसके बदले में उन्हें पेमेंट करेगी, फैक्टर जो भी लेगी, चाहे लैंड ले, लेबर ले, कैपिटल ले, कुछ भी लेती है, यदि हाउस होल्ड सेक्टर से जो भी उत्पत्ति साधन फर्म लेगी, उसके बदले में इसे पेमेंट करना होगा।
तो यहाँ से फॉर्म से पेमेंट, यहाँ पे ब्लू लाइन से दिख रहा है, यहाँ पे ये येलो लाइन से ये आपका एरो दिख रहा है कि यहाँ फैक्टर पेमेंट हो रहा है। फैक्टर पेमेंट कहाँ जा रहा है? ये हाउस होल्ड सेक्टर के पास में जा रहा है, घरेलू क्षेत्र कह सकते हैं, या कंज्यूमर के पास में जा रहा है। अब कंज्यूमर को क्या चाहिए? कंज्यूमर को प्रोडक्ट चाहिए, सर्विसेज चाहिए, वो कहाँ से उसे मिलेगा? जब वो फर्म के द्वारा ही उसे मिलेगा तो ये क्या करेगा? अपना कंजम्पशन, ये यहाँ इसके थ्रू ये दिख रहा है कि फर्म यहाँ पे ये आपका दिख रहा है, ये यहाँ पे जो एरो जा रहा है, यहाँ पे गुड्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है हाउस होल्ड सेक्टर को, ये गुड्स प्रोवाइड कर रहा है। हाउस होल्ड सेक्टर ने फर्म को दिया फैक्टर इनपुट्स और फर्म ने इसको दिया गुड्स दिया। गुड्स के बदले में फिर यहाँ पे फर्म्स ने इसको क्या दिया? पेमेंट किया हाउस होल्ड सेक्टर को। तो हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या किया? वो जो पैसा उसे मिला, जैसे कोई भी वर्कर है, जो वेजेस मिलेंगी, जो सैलरी मिलेगी, वो क्या करेंगे? वस्तुओं खर्च करने पे खर्च करेंगे, खरीदने पे खर्च करेंगे। तो ये यहाँ पे आपका दिख रहा है एरो कि ये आपका जा रहा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यहाँ पे दिख रहा है कि ये यहाँ से गया, हाउस होल्ड सेक्टर ने खर्च किया और ये यहाँ जा रहा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में, ये फिर से फर्म के पास में पहुंच रहा है। तो दो सेक्टर क्लियर हो गए। अब आता है कि सरकार इनसे कैसे जुड़ेगी। सरकार में भी जो लोग होते हैं, कर्मचारी होते हैं, जो तंत्र में लगे होते हैं, वो क्या होंगे? वहां पे यहाँ से इसमें लगे होंगे और यहाँ सरकार क्या देगी? उनको सैलरी प्रोवाइड करेगी। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको सैलरी देती है। और हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? डिफरेंट टैक्सेस पे करता है, चाहे आप हाउस टैक्स पे करिए, वाटर टैक्स पे करिए, या फिर इनकम टैक्स पे करिए, कुछ भी आप टैक्सेस जो पे करते हैं फिर वो गवर्नमेंट को चला जाता है। इसी प्रकार से आप देखते हैं गवर्नमेंट को भी परचेजिंग करनी होती है, गवर्नमेंट को भी चाहे फर्नीचर हो या डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट होती है गवर्नमेंट को। तो ये कहाँ से इसको मिलेगा? तो ये फर्म से इसको मिलता है। फर्म इसको क्या देगी? फर्म इसके लिए बदले में उसे परचेसिंग करेगी तो पेमेंट करेगी। और फर्म क्या देगी इसको? गवर्नमेंट को। फर्म जो है गवर्नमेंट को टैक्सेस के रूप में पेमेंट करता है। गुड्स टैक्स, सर्विसेज टैक्स आपने देखा ही है, या एक्साइज ड्यूटी के रूप में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस के रूप में गवर्नमेंट को ये पेमेंट किया जाता है। फिर यदि हम ले लें यहाँ पे कि मान लीजिए कि एक सेक्टर और आ जाता है, ये तो तीन एजेंट तो ये हो गए आपके। household sector which is represented by the consumer, firm which is represented by the producers। लेकिन गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट दोनों से ही इंटरलिंक्ड है। लेकिन अब एक और सेक्टर मान लीजिए कि फॉरेन नेशंस भी आ जाते हैं। फॉरेन नेशंस के साथ कैसे होगा ये, कैसे जुड़ेंगे ये आपस में? तो ये हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा भी इंपोर्टेड गुड्स को कंज्यूम किया जाता है या फिर एक्सपोर्ट किया जाता है, यहाँ से भी कुछ जो है एक्सपोर्ट होता है। इसी प्रकार से ये फर्म को ये क्या करते हैं? फर्म जो है फॉरेन से इंपोर्ट करती हैं और फॉरेन को एक्सपोर्ट भी करती हैं। इस प्रकार से ये सारे से जुड़ा हुआ है। और गवर्नमेंट को ये जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो भी होता है उसमें कस्टम ड्यूटी, एक्साइज, कस्टम ड्यूटी के रूप में पेमेंट किया जाता है, गवर्नमेंट को ये जाता है। यहाँ से आप देख रहे हैं कि एरो के रूप में ऊपर ये जा रहा है, यहाँ ऐसे निकल जा रहा है। और ये इसको भी ले लिया गया, फाइनेंशियल मार्केट को भी ले लिया गया है। तो फाइनेंशियल मार्केट में क्या होगा? इन्वेस्टमेंट किया जाता है, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे हाउस होल्ड सेक्टर हो, या कोई भी हो, तो यहाँ से आपका इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो ये आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है या फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई डाउट हो तो पूछिए। मैम नेशनल इनकम इक्वल टू सी प्लस आई लिखा है, वो सब क्या है? सी मतलब हो गया आपका कंजम्पशन, ठीक है। नेशनल इनकम कहाँ जाएगा? सी प्लस आई। आई मतलब हो गया इन्वेस्टमेंट, जी मतलब हो गया आपका सी प्लस आई प्लस जी मतलब गवर्नमेंट हो गया, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एम मतलब हो गया आपका फॉरेन नेशन से जो आपका हो रहा है। सी मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है आपका हाउस होल्ड सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई आपका रिप्रेजेंट कर रहा है फर्म्स को, जी रिप्रेजेंट कर रहा है आपके गवर्नमेंट को, और एक्स माइनस एम रिप्रेजेंट कर रहा है आपके फॉरेन नेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो भी इनकम होगी, नेशनल इनकम जो होती है वो इन सारी इनकम को जोड़ करके बनती है। राष्ट्रीय आय में क्या क्या आ जाएगा?
कंजम्पशन भी आएगा, इन्वेस्टमेंट भी आएगा, गवर्नमेंट का जो भी होता है सारे टैक्सेस के थ्रू या नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस जो भी इनकम जनरेट होती है वो भी आती है, और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट के थ्रू जो भी होता है वो भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। आई बस समझ में? यस मैम। मैम मैम ये हाउस होल्ड सेक्टर फॉरेन नेशन में एक्सपोर्ट कैसे करता है? देखिए फॉरेन सेक्टर में हाउस होल्ड सेक्टर डायरेक्ट कुछ ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन रॉ मटेरियल कुछ ऐसा हो सकता है वो बना सकता है, या फिर जो इंडिविजुअल्स माइग्रेट करके जाते हैं वहां पे फॉरेन कंट्रीज में, तो वहां पे वो जॉब मिलती है उनको, जॉब करते हैं वो, ओके मैम, थैंक इस यू। रूप में हो सकता है। मतलब गुड्स तो नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ पे इस रूप में हम कह सकते हैं कि जो माइग्रेशन होता है स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर का, उसके लिए हम यहाँ पे कह सकते हैं इसको। फिर उसके बाद में जो आपका आता है कि टू अप्रोचेस टू स्टडी इकोनॉमिक्स, इसमें आपका आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम अर्थशास्त्र को दो रूपों में स्टडी कर सकते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा कर सकते हैं या समष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट डू वी मीन बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स? Microeconomics is the studies the economic actions and behavior of individual units and a small group of individual units. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में इसमें स्टडी की जाती है, स्मॉल फॉर्म्स की होती है, कंज्यूमर होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, लेकिन वो स्मॉल ग्रुप्स के रूप में की जाती है या इंडिविजुअल्स की जाती है। मैम पीडीएफ विजिबल नहीं है? नहीं, ये इसमें पीपीटी नहीं है बेटा इसका, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इट इज अवेलेबल इन योर बुक, सो सुन लीजिए इसको, एक बार समझ लीजिए। यस मैम, बुक में है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की यदि हम बात करते हैं तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो भी इकोनॉमिक एक्शंस या बिहेवियर की हम स्टडी करते हैं वो इंडिविजुअल के बिहेवियर की स्टडी करते हैं या फिर स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं। हम ओवरऑल इकोनॉमी की बात नहीं करते। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इसलिए कहते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है या माइक्रो का जो कॉन्सेप्ट है वो नैरो कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैक्रो का जो कॉन्सेप्ट होता है वो काफी वाइड हो जाता है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में वी स्टडी द होल इकोनॉमी, We study the economy as a whole. हम पूरी संपूर्ण अर्थव्यवस्था का उसमें अध्ययन करते हैं, लेकिन व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स में we study the economic actions and behavior of individuals and small groups of individual units. छोटे छोटे समूहों का अध्ययन करते, चाहे हम उपभोक्ता का अध्ययन कर रहे हो या फिर हम उत्पादक का अध्ययन कर रहे हो, लेकिन हम छोटे ग्रुप्स फॉर्म्स की स्टडी कर रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे ग्रुप्स या फॉर्म्स की स्टडी करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक थियरी में यदि हम बात करते हैं तो प्रोडक्ट प्राइसिंग को हम इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से डिमांड थियरी इसमें वर्क करती है, थियरी ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट किस प्रकार से इसमें स्टडी की जाएगी ये देखते हैं। फैक्टर प्राइसिंग को हम स्टडी करते हैं। फैक्टर प्राइसिंग मतलब होता है कि उत्पत्ति के साधन कीमत का। प्रोडक्ट प्राइसिंग करते हैं, प्रोडक्ट प्राइसिंग में हम देखते हैं कि डिमांड थियरी पढ़ते हैं और प्रोडक्शन एंड कॉस्ट थियरी पढ़ते हैं, लेकिन फैक्टर प्राइसिंग जो होता है दैट इज थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण के सिद्धांत को हम अध्ययन करते हैं कि जो डिफरेंट इनपुट्स लगाए जाते हैं, इनपुट्स मतलब होता है जो विभिन्न उत्पत्ति के साधन लगाए जाते हैं वो किस प्रकार से उनको पेमेंट किया जाएगा। तो वेजेस इसमें आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन थियरी में आता है वेजेस जिसे हम लोग मजदूरी बोलते हैं, रेंट आ जाती है, लगान थियरी आती है, इंटरेस्ट मतलब हो गया ब्याज की थियरी आ गई, और प्रॉफिट थियरी आ गई। लाभ मतलब लाभ किसको, यदि हम कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, लाभ मिलता है। तो ये आप प्रोडक्ट प्राइसिंग की स्टडी करते हैं, फैक्टर प्राइसिंग की स्टडी करते हैं एंड थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर की स्टडी करते हैं। थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर क्या कहती है, वो कहती है कि यदि कुछ लोगों को बिना हम वर्स्ट ऑफ किए हुए कुछ लोगों के यदि हम वेलफेयर को इंक्रीज कर सकते हैं तो उससे ओवरऑल जो वेलफेयर होगा सोसाइटी का वो बढ़ेगा। तो अभी आप लोगों को केवल जो इसमें पढ़ना है बीए सेकेंड सेमेस्टर में जो आपको पढ़ना है माइक्रो इकोनॉमिक थियरी में से, वो आपको केवल पढ़ना है फैक्टर प्रोडक्ट प्राइसिंग को ही स्टडी करना है।
फैक्टर प्राइसिंग और इकोनॉमिक वेलफेयर थियरी को अभी नहीं पढ़ना है। तो माइक्रो इकोनॉमिक थियरी में केवल आपको पढ़ना है थियरी ऑफ डिमांड पढ़ना है, थियरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट को इसमें स्टडी करना है। एक्सक्यूज मी मैम, मैम हाउस होल्ड कैसे इन्वेस्ट करता है फाइनेंशियल मार्केट में? सो इंडिविजुअल में जान, मान लीजिए मैं एक इंडिविजुअल हूँ, आई एम ए सैलरीड क्लास पर्सन, सो आई विल keep some amount for my consumption, right, and some amount I will invest in share market and etc. आई बस समझ में? कोई एक व्यक्ति है, मान लीजिए कि उसकी अपनी इनकम का वो 75% मान लीजिए कंज्यूम कर लेता है, जिस भी रूप में वो कंज्यूम कर लेता है, लेकिन वो कुछ तो कुछ वो क्या करेगा, वो सेव करेगा तो वो कहाँ लगाएगा? फाइनेंशियल मार्केट में वो लगाएगा, यस मैम, के रूप में लगाएगा, या फिर वो बैंक में लगाएगा, कॉमर्शियल बैंक में एफडी के रूप में, किसी भी रूप में डालेगा, लेकिन वो इन्वेस्ट करेगा कि नहीं करेगा सेविंग्स को। तो यहाँ पे आपका एरो जा रहा है ना, हाउस होल्ड से निकल करके आपका ये सेविंग्स यहाँ पे जा रहा है। और फाइनेंशियल मार्केट क्या करेगा? फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है? पैसा इन्वेस्ट करता है। तो इन्वेस्ट कहाँ करके जा रहा है? ये आपका दिख रहा है, यहाँ से इन्वेस्टमेंट जो होगा वो फर्म्स में इन्वेस्ट करता है। डिफरेंट जो फर्म होती हैं उनके शेयर को वो खरीदता है, उसके बाद में फिर वो हमें यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो यदि मैं LIC यदि खरीद रही हूँ तो LIC का पैसा LIC में नहीं रहेगा। LIC कंपनी क्या करेगी? वो पैसा डिफरेंट फर्म्स के उसमें लगाएगी, जहां पे उसको लगता है कि प्रॉफिट की संभावनाएं ज्यादा है, वहां पे वो अपना उस पैसे को इन्वेस्ट करेगी, शेयर के रूप में, जिस के रूप में वो इन्वेस्ट करेगी। आई बस समझ में? यस मैम। चलिए, फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है टू स्टडी इकोनॉमिक, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। इसमें हम क्या करते हैं? संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। हम एक स्मॉल ग्रुप की स्टडी नहीं करते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं? हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था की स्टडी करते हैं। तो इसके सब्जेक्ट मैटर में क्या आ जाएगा? जैसे हम बात करते हैं इंडिविजुअल इनकम की बात नहीं करते हैं, इसमें हम कहते हैं नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की बात करेंगे। जब भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो राष्ट्रीय आय, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, तो ये सारी चीजें जो आ जाएंगे आपके, ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करें? किसी वस्तु की कीमत किस प्रकार से निर्धारित हो रही, कुछ चीजों को हमने क्या किया, हमने मान लिया कि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे। मान लीजिए हमें देखना है कि टीवी की डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, प्राइस में चेंजेस होने का टीवी की डिमांड में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम क्या करेंगे? हम अदर चीजों को फिक्स मान लेंगे, केवल हम देखेंगे कि टीवी की डिमांड, कीमत के बढ़ने पे टीवी की डिमांड घटेगी या बढ़ेगी। लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि टीवी की डिमांड को इम्पैक्ट करेंगे। इनकम में भी चेंजेस होंगे तो भी टीवी की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे? यदि हम प्राइस को ले रहे हैं तो केवल प्राइस को देखेंगे, अदर चीजों को हम क्या करेंगे? हम फिक्स मान के चलते हैं। तो ये अंतर होता है कि मैक्रो जो है वो बहुत ही वेग कॉन्सेप्ट है, माइक्रो का कॉन्सेप्ट बहुत ही नैरो कॉन्सेप्ट होता है। तो आप लोग इसको डिटेल में देख लीजिएगा, बुक में दिया हुआ है। तो फिर से मैं बता देती हूँ कि मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी के जो सब्जेक्ट मैटर है उसमें आता है थियरी